का पिछले कुछ सालों में सुनामीज एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। ताले लग गए। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का किसान कॉटन पैदा करे, कॉटन सीड से ऑयल भी निकाले। एक तरफ तो पामोलिन आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरी तरफ कर्नाटक में कोकोनट का ऑयल मिल सकता है, कर्नाटक में कॉटन का ऑयल मिल सकता है, कॉटन सीड्स का। देश को पामोलिन कम इंपोर्ट करना पड़े, ऐसी व्यूहरचना बनाई जा सकती है। कोकोनट वाले किसानों को कैसे मदद मिले, कॉटन पैदा करने वाले किसानों को कैसे मदद करे, वो तेल का उपयोग ज्यादा कैसे बढ़े, विदेशों से तेल लाने की जरूरत क्यों न पड़े, इस दिशा में आपको सोचने की फुर्सत नहीं। और करते हो तो क्या करते हो? मैं हैरान हूं। एक तरफ तो आप भाषण देते हो, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए यही उपाय है। भाषण तो बहुत बढ़िया देते हो, लेकिन जब हिंदुस्तान का किसान कॉटन पैदा करता है और वो जब कॉटन एक्सपोर्ट करने की बात करता है तो आप रातों रात प्रतिबंध लगा देते हो। भाइयों बहनों, 2 साल पहले कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके कारण कॉटन की खेती करने वाला, कपास की खेती करने वाला हमारा किसान हजारों करोड़ के कर्ज में डूब गया, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है। क्या भाइयों बहनों, हमारा कॉटन की खेती करने वाले को हम एक नया विश्वास नहीं दे सकते? गुजरात में हमने एक इनिशिएटिव लिया है भाइयों बहनों। हमने एक 5F फॉर्मूला लेकर के चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये हर एक को काम आने की पूरी संभावना है। हमारी 5F फॉर्मूला है। हम कहते हैं जो कपास पैदा करने वाले किसान हैं, अगर उनकी भलाई करनी है, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हिंदुस्तान के किसान को अगर ताकतवर बनाना है, तो उसका श्रेष्ठ उपाय यह है, हम कहते हैं फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये मेरी 5F फॉर्मूला है। जहां कॉटन पैदा होता है वहीं पर धागा बने, जहां धागा है वहीं कपड़ा बने, जहां कपड़ा है वहीं रेडीमेड गारमेंट बने, और जहां रेडीमेड गारमेंट बने वहीं से दुनिया के बाजार में बिके हमारा कॉटन पैदा करने वाला किसान सुखी हो जाएगा। कौन कहता है समस्याओं का समाधान नहीं है? लेकिन भाइयों बहनों, उनको समस्याओं के समाधान की चिंता नहीं है। आप देखिए, यहां हमारा किसान मक्के ज्वार की खेती करता है, मेक्केजोड़ा है, मेज, हम हिंदी में उसको मक्का बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं मक्के की रोटी। ये हमारी बंजारा बहन मक्का बोलती है। हमारे बंजारा लोग हैं ना, उनका हमारा पारिवारिक संबंध है। आज भी बंजारा के घर में जाओगे तो बहुत सारे शब्द आपको गुजराती सुनने को मिलेंगे। बहुत सारे गुजराती शब्द बंजारा परिवार में आज भी बोले जाते हैं। गुजरात से उन बंजारा, पूरा देश में जितने भी बंजारा है उनका गुजरात से विशेष नाता है, और इसलिए मेरा भी आप लोगों से नाता है। भाइयों बहनों, ये मक्के, आज सारी दुनिया में रिसर्च हुआ है, शुगर के प्रोडक्शन में आज मक्के का बहुत उपयोग हो सकता है। हमारे देश को कभी शुगर इंपोर्ट न करनी पड़े, ये स्थिति है।
वैल्यू एडिशन कैसे हो, मूल्य वृद्धि कैसे हो, उस दिशा में हम जब तक रिसर्च नहीं करते, योजना नहीं करते, हमारे किसानों को बचा नहीं सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हमारा किसान जो उत्पादन करता है उसको मूल्य वृद्धि मिलनी चाहिए। अगर हमारा किसान उत्पादन करेगा, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस न मिले, हालत क्या बनती है। आपके कर्नाटक में विधानसभा का सत्र चल रहा है और मेरा एक किसान भाई आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाता है और केंद्र से आकर के नेताओं को किसानों के लिए बोलने के लिए एक शब्द इनके पास नहीं है, संवेदना का एक शब्द नहीं है। भाइयों बहनों, एक किसान का भला नहीं कर सकते। अभी येडियुरप्पा जी कह रहे थे नदियों को जोड़ने की बात। अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था, हम नदियों को जोड़ेंगे। और भाइयों बहनों, नदियों को जोड़ने से हर एक का भला होता है। जहां बाढ़ आती है वो भी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं और जहां सूखा पड़ता है वो भी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे पानी का सही उपयोग पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा बना सकता है। और भाइयों बहनों, ये संभव है, हमने गुजरात में करके दिखाया है। आप लोग अगर अहमदाबाद गए होंगे तो आपने देखा होगा साबरमती नदी लबालब पानी से भरी हुई है। वो साबरमती नदी में साबरमती का पानी नहीं है, वो साबरमती नदी में नर्मदा का पानी है। हमने साबरमती और नर्मदा को जोड़ा है और साबरमती को जिंदा किया है। भाइयों बहनों, हमने 20 नदियों को जोड़ा है और उसका परिणाम यह हुआ है कि आज हमारे यहां कृषि विकास में हमने नई ऊंचाइयों को पार किया है। पिछले 10 साल में करीब करीब 10% कृषि विकास दर करके हमने एक नया इतिहास बना दिया है। ये काम हिंदुस्तान में हो सकता है। हमारा किसान पसीना बहाने को तैयार है। हमारा किसान देश के लिए जान लगाने वाला किसान होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी ये कोशिश है कि हमारा किसान, और मैं एक बात के लिए येडियुरप्पा जी को बधाई देता हूं, उन्होंने पूरे देश में पहली एक शुरुआत की, किसानों का अलग बजट रखा उन्होंने। हमारे देश में रेलवे का तो अलग बजट होता है, लेकिन किसान का अलग बजट रखने का काम, एक नई परंपरा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार ने येडियुरप्पा के नेतृत्व में किया था। भाइयों बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच साफ है। गांव गरीब किसान की चिंता करेंगे तभी देश का अर्थतंत्र ठीक पटरी पर आने वाला है। अगर हम किसान की चिंता नहीं करेंगे, अगर हम गांव की चिंता नहीं करेंगे, अगर हम गरीब की चिंता नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान के आर्थिक स्थिति पटरी पर आने की संभावना नहीं है। और इसलिए जितना काम, जितनी ताकत हमारे किसान को सशक्त बनाने के लिए करेंगे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत कराने के लिए करेंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन नेटवर्क खड़ा करेंगे, एग्री प्रोडक्ट के लिए मार्केट लिंकिंग की व्यवस्था करेंगे, एग्री प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन की व्यवस्था करेंगे, तभी हमारे देश के किसान का भला होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में अब चुनाव सामने नजदीक आ रहा है। कर्नाटक फिर एक बार दिल्ली की सल्तनत को पड़कार करे, चैलेंज करे। दिल्ली से कांग्रेस को हटाने के लिए कर्नाटक की जनता की मुझे मदद चाहिए।
मैं कर्नाटक की जनता से साथ सहकार मांगने आया हूं। और भाइयों बहनों, कर्नाटक ने मुझे बहुत प्यार दिया है, यहां के नौजवानों ने मुझे प्यार दिया है, आपका प्यार मिला है। अब मुझे कर्नाटक से कमल भी चाहिए। हर पार्लियामेंट सीट से एक कमल दिल्ली भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस कमल पर लक्ष्मी जी को विराजित करके मैं कर्नाटक के वापस भेजूंगा। रुक रहे एक ब्रेक के लिए आप तो आप नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। कर्नाटक में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और कहा कि जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने देश की नींव हिलाकर रख दी है। साथ ही उन्होंने किसानों का मुद्दा भी यहां पर उठाया। कांग्रेस किसानों का भला नहीं कर सकती है, ये आरोप लगाया। किसानों को सशक्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, लेकिन जिस पर कांग्रेस की सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। किसानों की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन किसानों की बेहतरी के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। साथ ही उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने की बात कही। कृषि क्षेत्र को मजबूती देते हुए किस प्रकार किसानों को सशक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली से कांग्रेस को हटाने के लिए कर्नाटका से मदद चाहिए, कर्नाटका की मदद चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने यहां पर केंद्र की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिए नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से उन्हीं मुद्दों पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। साथ ही अहम बात यह कि आज किसानों का मुद्दा यहां उठाते हुए उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की। कहा कि किसानों के मुद्दे को सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। चलिए, हमारे सहयोगी अवनींद्र आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उसी अंदाज में दिखाई दिए, कर्नाटका में रैली कर रहे थे और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा वो हमेशा ही उठाते हैं अपनी रैलियों में, लेकिन यहाँ पर किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए सुष्मिता, की सबसे पहले यह समझना होगा कि नरेंद्र मोदी के निशाने पर अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और जाहिर है कांग्रेस को लेकर उन्होंने बहुत बयानबाजी की है और उसी दौरान उन्होंने किसानों का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि गुमराह करना लोगों को बंद करे कांग्रेस, क्योंकि आज जो भी कर्नाटक की जो खराब स्थिति है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस है। और किसानों को जो सही मूल्य नहीं मिलता है तो कपास के जो कारोबारी है, कपास का जो पूरा व्यवसाय है, उसके जो व्यापारी है, उनका पूरा भविष्य जो है वो चौपट हो गया है। और उन्होंने जो अपील की है वो है कि कर्नाटक से आप कमल भेजिए, मैं उसे दिल्ली से उस समय वापस लौटाऊंगा। तो कहीं ना कहीं से एक राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, राजनीतिक जो भाषण होते हैं उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने कांग्रेस को लपेटे में लिया है। और सबसे जो बड़ी बात है, उन्होंने यही कहा है कि जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां भ्रष्टाचार है और किसानों के लिए अलग बजट बनाना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं से एक आश्वासन भी होते रहे कि आने वाले चुनाव में अगर आप हमारी बातों को समझते हुए समर्थन देंगे तो निश्चित रूप से विकास की बात हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि उन्होंने पूरे भाषण के दौरान जो सबसे ज्यादा निचोड़ दिया तो वो था सिर्फ कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर वो लगातार छीटाकशी करते रहे हैं। जी सुष्मिता, जाहिर है यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर। लेकिन अगर दक्षिण के राज्यों की बात की जाए तो भाजपा का जो जनाधार था सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के अंदर था। जब येदियुरप्पा थे, येदियुरप्पा निकल गए भाजपा के से, तो वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर होती हुई दिखाई दी। एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हुई। ऐसे में अब जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बदलाव आया है, हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से मजबूती मिल रही है, भाजपा का कहना यही है, और येदियुरप्पा की भी वापसी हो गई है, वो भी अब साथ में मिल गए। तो ऐसे में अब राजनीतिक समीकरण किस तरह से बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं कर्नाटका की राजनीति की अगर बात की जाए तो? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर येदियुरप्पा की बात करें तो येदियुरप्पा वो पहले शख्स है भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने कर्नाटक में या उस इलाके में सबसे पहला कमल खिलाया था। तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बहुत ज्यादा गंभीर मामला हो गया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और
ये समझिए कि कहीं ना कहीं से पार्टी भी चाहती थी कि वो अलग थलग पड़ जाए, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी वो उनका जो दिल है, उनका जो मन है, वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं अलग हुआ था। यही कारण है कि उन्होंने इच्छा जताई थी कि नरेंद्र मोदी अगर देश में प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा भला होगा, विकास होगा। और उसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी ने भी उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको प्रमोट किया और आज उनके साथ है। तो आने वाले दिनों में येदियुरप्पा की जो शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत इसलिए भी हो गई है क्योंकि उनको मोदी का सपोर्ट मिल गया है। और जब भ्रष्टाचार का जो आरोप होता है उसको जनता तय करती है, तो निश्चित रूप से अभी जनता कंफ्यूज है कि आने वाले समय में मोदी के जरिए येदियुरप्पा को लाया जाए कि नहीं लाया जाए। लेकिन इस बीच कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रखी है और कांग्रेस के पास भी येदियुरप्पा का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अभी देश में जो मोदी की लहर चली है तो येदियुरप्पा उस लहर का फायदा उठाने में कोई चूक नहीं करेंगे। जी सुष्मिता। बिल्कुल आशुतोष जी, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए गए बीजेपी की ओर से, जाहिर है येदियुरप्पा ने अपनी इच्छा जताई और फिर से एक बार बीजेपी से हाथ मिलाने की उन्होंने बात कही। लेकिन कहीं ना कहीं येदियुरप्पा ही वजह रहे हैं कि बीजेपी का जनाधार कर्नाटका के अंदर पैदा हुआ, क्योंकि बड़ा जो लिंगायत समुदाय है वहां पर काफी प्रतिशत वो येदियुरप्पा का समर्थन करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं येदियुरप्पा के आ जाने से बीजेपी को भी बड़ा फायदा होता दिख रहा है कि आपको, क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या वो शख्सियत हैं जो कर्नाटका में एक बार फिर से भाजपा को खड़ा करने की शक्ति रखते हैं, या फिर येदियुरप्पा का साथ आ जाना, मिल जाना, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है आप बीजेपी के लिए? देखिए, राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते रहते हैं, समय समय पर उसकी जो भूमिका होती है उस पर सवाल किए जाते हैं और उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। लेकिन येदियुरप्पा की जो मजबूती है वो कर्नाटक में बहुत जबरदस्त तरीके से है और उनकी मजबूती को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया है। हालांकि भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सपोर्ट किया है येदियुरप्पा को, तो कहीं ना कहीं से येदियुरप्पा का जो विश्वास है वो भी बढ़ा है। और जाहिर है येदियुरप्पा का जो पूरा समर्थन देने वाले जो लोग हैं वहां पर, वो भी एक आशा की किरण देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लगातार विकास की बात की है और गुजरात का जो मॉडल है वो पेश करते रहे हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं से उस तरीके से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का जो पक्ष है वो येदियुरप्पा के जरिए मजबूत हो सकता है, क्योंकि बाकी जो उस लेवल के नेता है भारतीय जनता पार्टी में येदियुरप्पा के सामने बहुत ही कमजोर है और इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने येदियुरप्पा को प्रमोट करके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो कर्नाटका में नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे, संबोधन दे रहे थे और जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए। कांग्रेस नेता सचिन सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सचिन जी, नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, जैसा कि वो हमेशा ही कांग्रेस को घेरते हैं, उन्होंने घेरा है। साथ ही उन्होंने किसानों का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया और आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसानों की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया है, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया किसानों के लिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए, जो भूमिका में नरेंद्र मोदी दिखते हैं हम लोगों को, हमेशा लोगों को गुमराह करना, लोगों का ध्यान कहीं और आकर्षित करना। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों ने के बारे में एनडीए गवर्नमेंट 6 साल उन्होंने राज्य किया, उनकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो आधारभूत कीमत है, उसको बढ़ाने के लिए इनकी सोच ही नहीं थी। वो यूपीए गवर्नमेंट है जो दुगने से ज्यादा उसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज किसानों की बढ़ाई है। आज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर हमारे देश में हो रहा है तो इसका कारण यही है कि यूपीए ने किसानों के प्रति और खेती के प्रति अपना रवैया बदला है और बहुत सारी सुविधाएं मुहैया की गई हैं किसानों के लिए। बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं जो उनको आज रूरल में हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ चुका है, लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है। तो ये जो गुमराह करने की बात कर रहे हैं इससे कोई तथ्य नहीं है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं समझता हूं कि बीजेपी ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी को खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जिस तरह से बाबू बोकारिया जैसे कन्विक्टेड मिनिस्टर, पुरुषोत्तम सिंह सोलंकी जैसे कन्विक्टेड मिनिस्टर उनके मंत्रिमंडल में खुद के बैठे हैं, जिसके बारे में वो कहीं बात नहीं करते। खुद के ऊपर 1 लाख करोड़ की जो केसेस के एमबी शाह कमीशन बिठाया गया है उसके बारे में वो नहीं बात करते। येदियुरप्पा को पार्टी में क्यों लिया जाता है इसके बारे में वो नहीं बात करते। 4 साल जिनके ऊपर केस हुआ है वो बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण है, उनके स्टेज पे रहते हैं, तो वो इसके बारे में बात नहीं करते। तो भ्रष्टाचार के बारे में बात करने की मैं समझता हूँ इनके कोई नैतिकता नहीं है, कोई आधार नहीं है इनके सामने, और सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, लोगों को अलग दिशा में लेके जाना है, यही बातें वो कर सकते हैं।
और मोदी जी के ऊपर अगर जो भी वो बातें करते हैं उसके ऊपर विश्वास रखने लायक कोई भी, मैं समझता हूँ, चीज होनी नहीं चाहिए। लेकिन सचिन जी, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर येदियुरप्पा का नाम बीजेपी की ओर से जब भी सामने आता है तो बीजेपी का रिएक्शन यही होता है कि उन्हें उसकी सजा मिली है, जो उन्होंने कहा है उसका उनका निष्कासन किया गया, उन्हें पार्टी से बाहर किया गया। तो भाजपा का यही स्टैंड रहता है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त नेता होते हैं उनके खिलाफ तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है। मैं नहीं समझता हूँ किसी के बारे में कार्रवाई की। अगर उनके मंत्रिमंडल में खुद बाबू बोकारिया और ऐसे मंत्री हैं पुरुषोत्तम सिंह सोलंकी जैसे, जिनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करते, बहुत सारे, आज मैं समझता हूँ कि 16, जिस तरह से राहुल जी ने कहा है, 16 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा उधर देना पड़ा है, ये भी उनकी कार्यकाल में हुआ है। आज मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके ऊपर बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो एंट्रेंस एग्जाम उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुआ है। तो कहाँ कार्यवाही हुई है? कार्यवाही कहीं भी नहीं होती उनके यहाँ, और भ्रष्टाचार के ऊपर वो बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके अगर गिरेबान में जाके तो भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त चेहरा उनका नजर आएगा उनमें। ठीक है सचिन जी, अगर कर्नाटका की राजनीति की बात करें तो जिस तरीके से येदियुरप्पा गए, पार्टी से उनका इस्तीफा हुआ और उसके बाद भाजपा का जनाधार वहां से पूरी तरह से चला गया, कांग्रेस ने वापसी की एक बार फिर से। आपको लगता है अब जब येदियुरप्पा भी वापस आ गए और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिल गया है, ऐसे में क्या इस गठजोड़ से कांग्रेस को कहीं नुकसान होने वाला है कर्नाटका के अंदर? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। आज पूरी कर्नाटक की जनता भली भांति जान चुकी है इनका चेहरा क्या है। येदियुरप्पा के बारे में अगर देखा जाए तो जो भ्रष्टाचार से जिनके ऊपर आरोप हुए थे, उनको अगर बाहर जाते हैं, आज भी उनके ऊपर आरोप पूरी तरह से निर्दोष साबित नहीं हुए, फिर से उनको वापस लिया जाता है। तो ये जो चेहरा है भाजपा का कि भ्रष्टाचार के बारे में इनकी जो दोगली नीति है, ये लोगों के सामने आ चुकी है। उनका चेहरा पूरी तरह से उजागर हो चुका है। और कांग्रेस के बारे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट अभी अच्छी तरह से काम कर रही है। लोगों का विश्वास ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जनमत बढ़ते जा रहा है। और जो अभी चुनाव होंगे लोकसभा के, उनमें सही मायने में कांग्रेस बहुत ही आगे दिखाई देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन जी हमसे बातचीत के लिए। तो कांग्रेस नेता सचिन सावंत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की बातें सरासर गलत हैं, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। हमारे साथ बीजेपी नेता सुनील यादव जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुनील जी, आज नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में रैली की और रैली में एक बार फिर से भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आपको लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भाजपा ने अपना जनाधार खोया था, वो वापस पाने की ओर दिख रही है बीजेपी एक बार फिर से कर्नाटका में? ऐसा है कि ऐसे भारतीय जनता नेता येदियुरप्पा की जो उनको पार्टी में लिया गया है, तो एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी सरकार है पूरे कर्नाटक। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में कर्नाटक में चलिए, कुछ तकनीकी खराबी है जिसके चलते उनकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जहां भी रैलियां करते हैं वहां पर महंगाई का मुद्दा उठाते ही हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते ही हैं। आज कर्नाटका में उन्होंने रैली की जहां पर उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, कहा कि कपास के जो व्यापारी हैं उनका कोई भला नहीं कर रही है कांग्रेस। किसानों को सशक्त बनाने की बात कभी नहीं की जाती। कांग्रेस किसान का भला नहीं कर सकती है। किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन इस ओर कांग्रेस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो जमकर निशाने साधे हैं आज नरेंद्र मोदी ने अपनी इस रैली में, जो कि कर्नाटका में हुई। और कहीं ना कहीं कोशिश यही हो रही है कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए गए हैं और जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं लोकसभा चुनावों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में फायदा होगा। और इसके चलते उन इलाकों में भी धुआंधार रैलियां हो रही हैं जहां पर जो बीजेपी है उसका जनाधार उतना ज्यादा नहीं है। हालांकि अगर दक्षिण के राज्यों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका ही वो राज्य था जहां पर भाजपा का कुछ जनाधार था। एक बार फिर से वो वोट बैंक पाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।
कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। के बाद स्वागत है आपका। तो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी आज कर्नाटका में रैली कर रहे थे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में एक बार फिर से केंद्र की सरकार पर जमकर निशाने साधे, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, साथ ही महंगाई का मुद्दा यहां पर उन्होंने उठाया और इसके साथ ही अहम बात उन्होंने किसानों की कही। किसानों को जितनी परेशानियां हो रही हैं उनका कोई हल कांग्रेस सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास नहीं है। कपास व्यापारी हैं, चौपट हो रहे हैं, लेकिन किसानों की स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आए दिन किसान को मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ रही है, लेकिन इस ओर कांग्रेस सरकार का, केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार। साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली से कांग्रेस को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसान विरोधी जो नीतियां कांग्रेस सरकार अपना रही है उससे छुटकारा दिलाने के लिए कर्नाटका का साथ चाहिए। अगर कर्नाटक मदद करेगा तो दिल्ली में एक बार फिर कमल खिलेगा, ये कहना था नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी लगातार अपनी रैलियां कर रहे हैं विभिन्न इलाकों में जाकर, और आज वो कर्नाटक पहुंचे जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे और एक बार फिर से उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और किसान आत्महत्या के मुद्दे को उठाया और सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। चलिए, तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें